जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आपसे बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर नंबर 7। इसका नाम है पौधों को जानिए। पौधों को जानने के लिए हमें अपने घर के आसपास या जहाँ पर भी हम रह रहे हैं, पौधे हर जगह होते हैं। हम अपने सराउंडिंग में देखेंगे, हर जगह हमें कुछ ना कुछ पौधे मिल जाएंगे। तो जा कर के इसने यह कहा कि बाहर निकलो और चारों ओर के जो चारों ओर पौधे हैं उनका परीक्षण करो, उनके टेस्ट करो। ठीक है, उनको देखो कि कैसे हैं। तो आप देखेंगे कुछ पौधे तो छोटे होंगे, बहुत छोटे, कुछ बहुत विशालकाय पेड़ जैसे, जैसे ये आप फोटो में देखो, ये बड़े बड़े पौधे हैं, ये कुछ छोटे पौधे, ये घास फूस, फिर ये कुछ घास फूस सी उग रही है। ठीक है, तो कुछ पौधों की पत्तियां जो होती हैं वो हरी होती हैं, कुछ की लालिमा युक्त होती हैं। कुछ पौधों में फूल आते हैं, वो फूल बड़े भी होते हैं, लाल रंग के, या कुछ में नीले रंग के फूल भी आया करें, कुछ में पीले रंग के फूल भी आया करें। सरसों के खेत वगैरह में आप देखोगे तो सरसों के जो पौधे हुए करें उनमें पीले रंग के फूल आया करें। ठीक है, उसके बाद यानी क्या ये कि भाई कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें पुष्प आते ही नहीं हैं, पुष्प ही नहीं होते। ठीक है, फिर अपने घर के आसपास जाकर देखो, रास्ते में अलग अलग तरह के पौधे मिलेंगे, उनका जाकर परीक्षण करो। तो इसने इस पैराग्राफ में इतना कहा है कि आप पौधों का परीक्षण कैसे कर सकते हैं, किस किस तरह के पौधे हमें मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। हर जगह पौधे हैं, तो हर जगह पौधे अलग अलग प्रकार के, उनका परीक्षण करो। इसके बाद हम देखते हैं कि शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। शाक को क्या करें भैया, हर्ब्स, हर्ब्स, झाड़ी को श्रब्स, और वृक्ष को ट्री। ठीक है, वृक्ष को ट्री, ये क्या होते हैं, ये पौधों के प्रकार ही हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि शाक वगैरह क्या होता है। अच्छा, शाक नीचे फोटो में आपको दिखेगा कि शाक ये होता है, और जो झाड़ी है वो ये होती है। कहते नहीं है कि भाई झाड़ में फंस गया, या झाड़ में वहाँ झाड़ खड़ा है, मतलब खेत में कोई इलाका हो गया, वहाँ पर झाड़ फूट सी उग गई, तो कि झाड़ खड़ा। तो ये वही झाड़ है, आप देख रहे होंगे फोटो में। और ये हो गए ट्री। ठीक है, ये पेड़ होते हैं, ट्री मतलब पेड़। अब इसने कहा है कि तना, ये देखो, ये एक पौधे का फोटो इसने दे रखा है। इसमें ये जो नीचे है ज़मीन के अंदर, ये तो हो गई जड़, ये हो गया तना, और इसकी ये पत्तियां हो गई, ये भी पत्तियां हैं। ठीक है, और इसकी ये जिस पर ये पत्तियां लगी हैं, ये शाखाएं हो गई, ये इसकी शाखाएं हो गई। तो इसने वही कहा, तने को स्पर्श कीजिए, ये जो तना है इसको स्पर्श करें, और यह जानने के लिए कि तना कोमल है, तना कोमल है अथवा कठोर है, इसे धीरे से मोड़ने का प्रयास करें। पहले इसे तने को स्पर्श करा, फिर ये तना मुलायम है, कठोर है, हल्का सा मोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं मोड़ना कि टूट ना जाए। तो तने को मोड़ के देखेंगे कि भाई तना मुलायम है, कठोर है। उसके बाद में जो शाखाएं हैं, शाखाएं जो भूमि के पास जो तना है उसके आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। आप यहाँ देखिए, ये जड़ है, ये तना है, तने के बाद भूमि से कुछ ऊंचाई पर इसकी ये शाखा निकल रही है, तो थोड़ी सी ऊपर ये शाखा निकल रही है। ऐसा ये एक पौधे में तो हो रहा है। जो बड़े पौधे होंगे विशालकाय, जैसे पेड़ है, इसके अंदर आप देखेंगे ये तना है, इसका तना कठोर है, और इसके तने और ज़मीन के बीच में बहुत बड़ा गैप है, बहुत ज़मीन से बहुत ऊंचाई से, मतलब ऊपर से इसके ऊपर शाखाएं निकलनी स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो कह रहा है जो शाखाएं हैं वो भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। हम प्रेक्षित सभी पौधों की सारणी 7.1 में वर्गीकृत करेंगे। 7.1 ये वाली सारणी है, इसमें इसने ये कहा है कि टमाटर के पौधे, आम के और नींबू के, इनके प्रेक्षण करें जाके कि कौन सा छोटा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, थोड़ा, तो इस तरीके से। तो उसके फिर डाटा इस टेबल में भरें। ठीक, उसके बाद में हम देखते हैं कि इसने शाक, झाड़ी और वृक्ष, हर्ब्स, श्रब्स और ट्री, इन तीनों के बारे में बताया है कि भाई ये तीन इस वाले फ़ोटो में दे रखा है, चित्र 7.3 में, कि ये जो है झाड़ी है, ये शाक है, और ये हर्ब है। ठीक है, जो ये देखो, ये हर्ब है,
हर्ब में क्या कह रहा है कि हरे और कोमल तने वाले, जो इसका जो ये तना होगा ये हरे रंग का और बहुत कोमल होगा, कठोर नहीं होगा। इनको तो इसने शाक कह दिया है। शाक, ये शाक कौन से होते हैं? जिनका तना कोमल होता है और हरा होता है, वो तो हो गए शाक। उसके बाद में झाड़ी, झाड़ी में आप देखेंगे नीचे इनका तना पतला तो होगा लेकिन थोड़ा मजबूत होगा, कोमल नहीं होगा। ये कह रहा कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। ये जड़ हो गई, यदि नीचे ये जड़ है, उसके बाद में ये तने, और तने इसमें जो शाखाएं निकलेंगी तने का आधार है, इसके समीप से निकल जाएंगी, यहाँ से निकल जाएंगी, यहाँ से इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि इसमें झाड़ में दिखा रखा है, ये झाड़ खड़ा है, देखो ये तना है, इसके यहीं पास में सी शाखाएं निकल गई, ठीक है, निकलती है। इनका जो तना होता है वो कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, पतला होता है, तो इन्हें झाड़ी कहते हैं। झाड़ी मतलब झाड़, स्क्रब बोलते हैं इनको, स्क्रब भी बोल रहे ना, श्रब, श्रब्स। यार अंग्रेजी बहुत वीक है। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इन्हें सुदृढ़ एवं गहरे, जो इनके तने हैं वो सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं, इन्हें वृक्ष कहते हैं। अब आप देखो 3 चीज़ें आई, एक तो आया शाक, एक आया झाड़ी, और एक आया पेड़, ठीक है। इसका तने की बात करेंगे तो शाक के तने कोमल होते हैं, इनके तने कठोर होते हैं, इनके तने बहुत कठोर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो शाखा है और जो तने का आधार है उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। देखो आप, ये शाखा है, यहाँ से ऊपर से निकल रही है, और ये तने का आधार है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, मतलब इनका जो तना है वो थोड़ा लंबा होता है। इसमें क्या है, झाड़ी के अंदर जो तना होगा तने के पास से ही, आधार के पास से ही झाड़ियाँ निकलने लग जाएंगी। इसमें भी ऐसा ही होगा लेकिन बस ये कोमल होंगे, ठीक है। तो तीनों में ये अंतर बताया गया। इसके बाद में इसने कहा है और भी बहुत से ऐसे पौधे होंगे जिसमें जो बहुत ही, जिनका तना इतना कमज़ोर होगा कि वो सीधे खड़े ही नहीं हो सकते, इन्हें विसर्पी लता मतलब क्रीपर बोलते हैं। आपने देखा होगा, बेल कहते हैं ना, बेल, बेल सब्जी वगैरह उगाते हैं, तोरई की सब्जी हो गई या लौकी हो गया, लौकी मतलब घिया, या एक कचरिया आती है, कचरिया हमारे मतलब होंगे यूपी साइड में कचरिया कह रहे हैं, राजस्थान में इसको काचर बोल देते हैं, और इसे सेंध भी बोलते हैं। तो इन सब के आप पौधे देखेंगे इस तरीके से ज़मीन में बेल पड़ी रहती है इनकी, ठीक है। खरबूजा वगैरह हो गया, तो इन ज़मीन में इनके तने बहुत कमज़ोर होते हैं ताकि ये भूमि पर ही फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं, मतलब क्रीपर कहते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी सहायता से ऊपर तक चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधों को क्लाइंबर, ऊपर चढ़ रहे हैं मतलब क्लाइंब कर रहे हैं, क्लाइंबर या आरोही कहलाते हैं। ये शाक, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न है। तो अभी हमने शाक, झाड़ी और पेड़ के बारे में पढ़ा था कि शाक का तना कोमल होता है, झाड़ी का कठोर होता है, पेड़ का बहुत कठोर होता है। इन तीनों के अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिसमें विसर्पी लता मतलब क्रीपर आता है, और आरोही, क्लाइंबर मतलब आरोही मतलब क्लाइंबर आता है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो विसर्पी लता हैं वो जो बेल आप कहते होंगे कि भाई तोरई की बेल, घिए की बेल, और जो है कचरिया की बेल होगी, खरबूजे की बेल होगी, इस तरीके से जो ज़मीन में पड़ी रहती है, इनका तना बहुत ही कमज़ोर होता है। इसके अलावा कुछ क्लाइंबर होते हैं, ये किसी चीज़ की सहायता से, आपने देखा हो कई बार कि जो आउटडोर सब स्टेशन टाइप के, मतलब ये खंबा है, एक खंबा, ये एक और खंबा, बिजली का खंबा जो होता है, इनके बीच में एक ट्रांसफार्मर सा रखा हुआ, तो हम देखो बिजली के खंभों के सहारे सहारे वो चढ़ जाती हैं बेलें, तो ये क्लाइंबर हो गए जो ऊपर की साइड चढ़ती है। बहुत सी जगह आपने देखा होगा, एक कोई दीवार है, दीवार पे बेल ऐसे ऐसे ऊपर की साइड को चढ़ती रहती है, तो ये उसी के बारे में, उसको कहते हैं क्लाइंबर, आरोही। उनका तना भी कमज़ोर होता है लेकिन वो किसी के सहारे से ऊपर चढ़ जाती हैं, ठीक है। तो इसने यही चीज़ कही है। तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, शाक, शाक के बाद में झाड़ी, झाड़ी के बाद में पेड़, ठीक है। इनके अलावा हमने और क्या पढ़ा है, विसर्पी लता, और विसर्पी लता के बाद में आरोही, आरोही मतलब क्लाइंबर, ठीक है। तो ये चीज़ें पढ़ी हैं, चलिए ठीक है।
आइए अब देखते हैं, थोड़ा तने के बारे में पढ़ते हैं कि तना क्या होता है। तने को हम अंग्रेजी में स्टेम क्या करें, ठीक है। आस पास के पेड़ पौधों को देखें, उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखें, ठीक है। जो ये पेड़ अभी मैंने ऊपर बताया था कि भाई जो तना है ये जड़ है और ये तना है, ठीक है। तो ये वही कह रहा है कि पेड़ पौधों देखो और अब देखने के बाद में बताओ कि जो तना होता है, तने पर विभिन्न संरचनाएं कौन कौन से उसके भाग होते हैं वो तने में देखें। तो इसने कहा तने के अंदर पत्तियां होती हैं, बिल्कुल होती हैं, शाखाएं होती हैं और कली होती हैं, कली को बड्स कहते हैं, ठीक है। फल और फूल ये सभी तने में लगे हुए मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एक ही पौधे में आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएं, लेकिन ये सभी चीज़ें तने में लगी हुई मिल जाएंगी, क्योंकि फूल सभी पौधे में नहीं लगता, फल सभी पौधे नहीं देते, लेकिन जिसमें देते हैं वो तनों में ही लगे हुए मिल जाएंगे। तने से शाखाएं जा रही हैं, शाखाएं, पत्तियां, कली, फल और फूल, ठीक है। चलिए तने का कुछ काम देख लेते हैं कि तना क्या क्या काम कर सकता है। तो एक गिलास लेते हैं, कुछ जल और लाल रंग की स्याही, शाकीय पौधा तथा एक ब्लेड ले लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इस तरीके से हम उसका जो तना है उसको पानी में डुबो देंगे और उसमें लाल स्याही डाल देंगे। ये लाल स्याही डल गई, कुछ देर बाद हम देखेंगे कि जो ये तना है ये पानी को ऊपर सोख लेगा और जो लाल स्याही है वो पत्तियों पर, इसके जो पत्ते होंगे ना उन पर दिखाई देने लग जाएगी। यही चीज़ कह रहा है कि शाक के तने को गिलास में रखें, अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन करें। क्या होगा, तने में जो लाल रंग है वो ऊपर चढ़ गया है, अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और शिराओं में भी आ जाता है, ठीक है। जो पत्ते हैं और उनकी जो शिराएं, उनकी नसें कह लो एक तरह से, उनमें भी आपको लाल रंग दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो जो पौधों के तने होते हैं वो नीचे से जो मिट्टी के अंदर खनिज लवण पैदा मिलेंगे, उन खनिज को सोख कर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य ये तना करता है। आप समझ गए तने का क्या कार्य होगा इसमें, ठीक है। तो इसने आगे यही बात कहा है कि जो लाल रंग है उसको यदि हम खनिज माने, देखा हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है, ठीक है। तो ऊपर कैसे पहुंचा, जल जो है वो तने में ऊपर की ओर चढ़ा, फिर लाल स्याही की भांति जल में विलीन। अब देखो इसने यहाँ दिखाया कि जब इसके तने से जल ऊपर चढ़ा, उसके साथ लाल स्याही जो है वो भी ऊपर चढ़ गई, तो वो पत्तों में लाल लाल रंग दिखने लगा, इस तरीके से लाल में। तो हम ये माने कि भाई पानी तो पानी ही रहेगा, पानी, और उसके अलावा जो लाल स्याही थी अगर हम उसको खनिज माने कि वो भैया खनिज थे, तो पौधों को जो वो खनिज लाल स्याही की तरह यहाँ से जाएंगे पानी के सहारे और फिर ऊपर जा कर के इसको मिल जाएंगे, ठीक है। पत्तियों में वो खनिज पहुँच जाएगा। उसने वही कहा लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुँच जाते हैं, ठीक है। खनिज को मिनरल्स कहते हैं। अब आगे बात करते हैं पत्ती। ये पत्ती क्या चीज़ होती है भैया, पत्ती को लीफ कहते हैं। कहाँ भाग रही है भाई, कहाँ भाग रही है, पत्ती को लीफ क्या करें, ठीक है। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनका चित्र बनाइए, ठीक। अब देखो क्या होता है, जो पत्तियां हैं वो तने से किस प्रकार जुड़ी हुई हैं, शाखाओं के द्वारा, या पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती हैं पर्णवृंत कहलाता है। पैटियोल क्या करें इसे अंग्रेजी में, पर्णवृंत। पत्ती जो होगी उसके चपटे हरे भाग को फलक कहेंगे, ठीक है। अब देखो ये है एक पत्ती का एक फोटो दे रखा है, ठीक है, पत्ती का ये तना है, ये जो जुड़ा हुआ है इसको पर्णवृंत पेटियोल कहेंगे, ठीक है। और ये फलक है, फलक लैमिना, अंग्रेजी में फलक को लैमिना कहते हैं, ठीक है। और ये तना को क्या कहेंगे, स्टेम ही क्या करें यार, देख लो भाई मुझे अंग्रेजी ठीक से ना आती, हाँ तने को स्टेम ही क्या करें, ठीक है। तो पत्ती को लीफ कहेंगे। अब देखो यह तने से किस प्रकार जुड़ी होती है, ये पत्तियाँ तने से पर्णवृत्त
जो होता है पेटियोल, इसके द्वारा जुड़ी रहती है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। ये जो खुला हुआ भाग है पत्ती का, इसको फलक कहेंगे। इस भाग को पर्णवृंत कहेंगे। ठीक है, क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिए और क्या कहता है। ठीक है, अब ये देखो, जो ये पत्ती होती है, ये पत्ती कोई विशेष छाप नहीं छोड़ सकती, ऐसा समझा जाता है। तो इसने ये कहा है कि आप एक क्रियाकलाप करें और हम आपको बताएंगे कि भाई पत्ती भी छाप छोड़ सकती है। कैसे? उदाहरण, एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज अथवा कॉपी के पन्ने के नीचे रखें। ये एक पत्ती है, ठीक है, एक पत्ती है, इसके ऊपर हमने एक सफ़ेद कागज रख दिया जी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो पेंसिल होती है ना, पेंसिल से उसको तिरछा करके इसके ऊपर इस तरीके से रगड़ेंगे, उसकी नोक को तिरछा करके, सीधा नहीं तिरछा। तो ये वही कह रहा है कि दबाकर पकड़ कर रखें, अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए और इसकी नोक से कागज़ के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती रखी है धीरे धीरे रगड़िए। तो इसने कहिए क्या होगा भाई, देखो जो पत्ती इसके नीचे रखी है उसकी ऊपर, कागज़ के ऊपर एक छाप बन जाएगी। पत्ती की इन रेखांकित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। छाप क्या बनेगी, देखो ये जो पत्ती थी हमारी, इसकी ये जो उभार इन्हीं में तो होगा। तो ये जो चीज़ है, ये जो इसके अंदर ये जो शाखाएं जा रही हैं, धाराएं जा रही हैं, इनको शिरा बोला जाएगा। ठीक है, ये पत्ती हो गई, ठीक है, ये शिरा हो गई, ये मुख्य शिरा हो गई, ये उसकी सहायक शिरा हो गई। ठीक है, तो इसने वही कहा है कि जब हम इसके ऊपर कागज़ रख करके पेंसिल को ऐसे ऐसे रगड़ेंगे तो ये जो इसकी शिराएं हैं ये उभर आएंगी कागज़ के ऊपर और उसकी एक छाप बन जाएगी। इन जो छाप बनेगी उनको शिरा बोला जाएगा। जो इसके अंदर रेखित संरचना होगी उसको शिरा बोला जाएगा। अब देखो, एक सिरा तो बीच में होती है, ये वाली, देखो इस वाले फ़ोटो में दिखाता हूँ, ये वाली, ये जो जा रही है, ये सिरा दूसरे रंग से दिखाता हूँ, लाल रंग से, ये जो जा रही है, ये देखो, ये है एक शिरा, ये मोटी है बीच में। ठीक है, तो ये तो होगी मुख्य शिरा। तो इसने यही कहा है कि पत्ती के मध्य से एक मोटी शिरा दिखाई देती है जिसे मध्य सिरा या मुख्य सिरा, मिडरिब शिरा बोलेंगे उसको। ठीक है, वह शिरा को वीन्स क्या करें, वीन्स, ठीक है, मिडरिब वीन्स, जो बीच में से जा रही है मुख्य सिरा। उसके अलावा पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहा जाता है। ये तो मुख्य शिरा हो गई। इसके बाद में ये देखो, ये इधर से इधर से इधर से इधर से एक जो डिजाइन बना रही है उन्हें शिरा विन्यास कहेंगे। शिरा विन्यास मतलब कि वेनेशन कहेंगे इसको अंग्रेजी में। ठीक है, यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह शिरा विन्यास जाल की रूपी कहलाता है। और जैसे कुछ घास फूस होती हैं, घास फूस, उनमें आप देखेंगे इस तरीके से समांतर में ही ये शिराएं चलती हैं। तो जिसमें जो शिरा एक दूसरे के समांतर हैं, ऐसे शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहा जाता है। ठीक है, तो इसने इस पैराग्राफ में क्या कहा वो हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। इसने कहा कि एक पत्ती लीजिए आप, ये पत्ती ली है हमने, ठीक है, ये पत्ती है, ठीक है, इसके ऊपर एक कागज़ रखिए, इस पर पेंसिल रगड़िए, तो हम क्या देखेंगे कि कागज़ के ऊपर ये पत्ती की जो बीच वाली शाखाएं हैं ये इस तरीके से ये छप जाती हैं, ये छप जाएंगी। ठीक है, बीच वाली ये शाखाएं ये रेखांकित हो जाएंगी। तो इनको शिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? शिरा। इसमें बीच में से जो जा रही है मोटी वाली, इसको तो बोलेंगे मध्य शिरा, जो पत्ती के बीच में से, और ये जो साइड में जा रही है सहायक शिरा। तो ये एक डिज़ाइन सा बना हुआ, इसको जो सहायक शिरा है इनका एक डिज़ाइन सा जो बना हुआ है, इसको बोलेंगे शिरा विन्यास। मतलब शिराओं को विन्यास मतलब विभाजित करना। ठीक है, तो शिरा विन्यास हो गया। अब देखो, इसके अंदर ये मुख्य शिरा है, इसके अंदर से इस तरीके से शिरा विन्यास निकल रहे हैं। कुछ ऐसी पत्तियां पे होते हैं जिनके, जैसे घास है, ये घास आप देखेंगे कहीं पर खड़ी हो तो घास के अंदर इस तरीके की शिराएं होती हैं, सीधी,
समांतर, ये घास का पत्ता ले लो तो इस तरीके की समांतर में शिराएं होंगी, ठीक है, घास के अंदर, उनको समांतर शिरा विन्यास कहा जाएगा। जो और कुछ में इस तरीके से जाल सा बना होता है, जैसे ये जा रही है, फिर ये चला गया, फिर ये इस तरीके से, ये यहाँ इससे निकल गई, ये तो ये जो जाल बना होता है उनको जालक बोलते हैं, जालक प्रारूपी शिरा विन्यास, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में इसने यही बताया है, ठीक है। चलो आओ, अभी हमने देखा कि तना जो होता है, तना वो क्या काम करता है, वो पानी और खनिज जो होंगे उनको जमीन से सोखेगा और विभिन्न भागों तक पहुंचाएगा। ये तो हो गया तने का कार्य, ठीक है। इसके बाद अगला इसने बोला है कि भाई अब तने का तो हमने देख लिया, अब पत्तियों के बारे में हमने पढ़ा कि पत्तियां क्या होती हैं, पत्ते, इनका कार्य भी तो बताओ कि ये क्या कार्य करेंगी, ठीक है, बिल्कुल बताते हैं। तो इनका कार्य जानने के लिए इन्होंने देखो आगे क्या काम किया कि एक तो पॉलीथीन लिया, पॉलीथीन, 2 पारदर्शी थैले और कुछ धागा ले लिया। फिर इन्होंने क्या किया कि जो मतलब एक पौधा है, ये वाला मान लीजिए, ये पौधा, इसके पत्ता है, ये पत्ता, इस पर पॉलीथीन बांध दी, ठीक है, और पॉलीथीन बांध के यहाँ से धागा बांध दिया। फिर कुछ दिन बाद या मतलब अगले दिन देखा इन्होंने कि भाई इस पॉलीथीन के अंदर कुछ जल की बूंदें दिखाई देने लगी, ठीक। अब जल की बूंदें क्यों दिखाई देने लगी, जैसे ये है, इन्होंने ये एक पौधा लिया उदाहरण के तौर पर, इसके पत्ते पर इन्होंने पॉलीथीन बांध दी, पारदर्शी पॉलीथीन, ठीक है, यहाँ से धागा बांध दिया। अब इन्होंने 1-2 दिन के लिए छोड़ दिया ऐसा, तो देखा कि यार इस पर जो पन्नी है इसके अंदर जल की बूंदें दिखाई देने लगी, छोटी छोटी। जल की बूंदें कहाँ से आ गई, तुम जाके पानी डाल के आए हो क्या वहाँ, नहीं ना, तो जल की बूंदें कहाँ से आई भाई, तो इस जो ये एक्सपेरिमेंट किया, इसके बाद में पता चला कि जो पत्तियाँ हैं उनसे जल का वाष्प बनकर उड़ना, ये कार्य पत्तियों का होता है। जो जल होता है पत्तियों से जल वाष्प बनकर उड़ता रहता है वातावरण के अंदर, वही वाष्प इस पिन्नी के अंदर बूंदों के रूप में इकट्ठी हुई, और जिसको तो इसने इस वाले पैराग्राफ में यही बोला है कि भाई आप इस जो ये क्रियाकलाप है इसको करने के लिए एक स्वस्थ भली भांति सिंचित एक पौधा लीजिए और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए, ठीक है। पौधे की पत्ती वाली शाखा को, जो पत्तियां हैं उनको चित्र के अनुसार एक इस तरीके से प्लास्टिक की पन्नी में बांध दिया, ठीक है। अब इसने कहा, क्या कहा कि कुछ घंटों बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखें। कुछ घंटों में क्या देखेंगे कि भाई इसके ऊपर पानी की बूंदें दिखाई देने लगी, जल की बूंदें, तो थैली में जल की बूंदें दिखाई देने लगी। इससे क्या पता चलता है कि पत्तियों का क्या कार्य होगा। आपने पत्तियों के बारे में पढ़ा, पत्तियां होती हैं, पत्तियां क्या होती हैं, इनका कार्य भी अभी देख रहे हैं कि पत्तियों का क्या कार्य होगा भाई। जो जल की बूंद पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकली हैं, इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ट्रांसपिरेशन इस क्रिया को कहते हैं। तो पत्तियों का क्या कार्य हो गया, पत्तियों का कार्य हो गया वाष्पोत्सर्जन का, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन करने का कार्य हो गया पत्तियों का। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं, ठीक है। तो क्या देखा आपने, तने ने पानी प्लस खनिज को पहुंचाया, मतलब ट्रांसपोर्ट का काम कर दिया भाई, ऊपर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया, ठीक है। उसके बाद में जो पत्तियों ने वाष्पोत्सर्जन कर दिया, ठीक है। लेकिन पत्तियों का वाष्पोत्सर्जन का तो कार्य हमने देख लिया, क्या पत्तियों का कार्य सिर्फ वाष्पोत्सर्जन का ही है या कुछ अन्य कार्य भी, आइए देखते हैं। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया देखने के लिए, ठीक है। अब इसने कहिए कि भाई पत्तियों के और भी तो कार्य हैं, कौन से कार्य हैं वह भी देख लेते हैं, ठीक है। जो पत्ती हुई, अब उसको देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट और करा गया, वो क्या था कि भाई पत्ती ली, स्पिरिट ली, बीकर, परखनली, बर्नर, जल, प्लेट एवं आयोडीन विलयन ले लिया। हमने क्या करा, एक परखनली के अंदर एक पत्ती रखा, एक ये परखनली ली, ठीक है, इसके अंदर एक ये पत्ती रख ली, पत्ती रखा और उसमें स्पिरिट डाल दिया, इस पत्ती के अंदर, इसके अंदर स्पिरिट डाल दिया, ठीक है। परखनली में पत्ती ली और पत्ती में फिर उसमें स्पिरिट डाल दिया। अब जो पत्ती है वो उसमें पूरी तरह से डूब गई,
इतना स्प्रे डाला कि परखनली में पत्ती पूरी तरह डूब गई। फिर इसको एक बर्तन में लेंगे, उसमें पानी भरेंगे और इसको गर्म करेंगे। देखा, परखनली को जल से आधे भरे बीकर में लेके बीकर को उस समय तक गर्म करते रहें जब तक कि पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर ना निकल जाए। ठीक है, क्या किया इन्होंने, एक परखनली ली, परखनली के अंदर पत्ती डाली प्लस स्प्रिट डाली। जब पत्ती और स्प्रिट डालकर पत्ती पूरी डूब गई, फिर इसको क्या किया, इस पूरे कंटेंट को परखनली सहित इसको एक बीकर में डाला। ठीक है, इस बीकर में पानी डाल दिया, आधा पानी आधा। फिर उसके बाद क्या किया भैया, इसको गर्म किया। गर्म करने के बाद क्या हुआ, जो पत्ती है, पत्ती का रंग जो है उड़ गया, पत्ती पारदर्शी बन गई। ठीक है, तो इसने यही कहा है कि भैया परखनली लेके पत्ती लो, स्प्रिट लो, बीकानेर में बीकानेर, यार वाह क्या बात है, बीकर में डालो, उसमें आधा पानी से भरो, फिर उसे गर्म करो। तब तक गर्म करते रहो जब तक कि उसका पत्ती का रंग उड़ ना जावे पूरा का पूरा। ठीक है, तो उसके बाद में क्या देखेंगे, पत्ती का रंग पूरा उड़ गया। अब पत्ती को परखनली से सावधानी पूर्वक बाहर निकालो। ठीक है, और जल से भली भांति धोएं। इसे प्लेट में रख कर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें इस पर डाल दें। ठीक है, तो इसने क्या कही भाई, अब पत्ती का रंग उड़ गया, तो अब जो रंगहीन पत्ती बची उसको क्या किया, निकाला परखनली से, फिर उसको धोया, फिर उस पर आयोडीन की बूंद डाली, कुछ बूंद आयोडीन की डाली। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, सावधानी पूर्वक निकाला, जल से धोया और वह फिर उस पर आयोडीन की कुछ बूंदें डाल दी, आयोडीन विलयन की। अब क्या देखेंगे कि आयोडीन विलयन की बूंदें डालने के बाद जो है उसका रंग जो है, देखो उसका रंग बैंगनी रंग का हो जाता है। ये देखो, ये इसने बता रखा कि उसका रंग बैंगनी रंग का हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पत्तियों के अंदर मंड पाया जाता है, मंड। ठीक है, उपस्थिति के समय परीक्षण से क्या कि आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। ठीक, अब पत्तियों के अंदर मंड पाया जाता है। ये मंड आया कहाँ से, ये मंड आया जो तने हैं, तने से पत्तियों में पानी और खनिज गया, वही खनिज और बाकी चीज़ें इन पत्तियों में इकट्ठी हो जाती हैं, वो मंड भी ऐसे इकट्ठा हो गया। और इस मंड का पता हमने कैसे लगाया, आयोडीन विलयन की 1-2 बूंद का छिड़काव करके रंग इसका बैंगनी हो गया। ठीक है, तो जैसे पिछले वाले चैप्टरों में भी हमने देखा कि आलू का जब हमने टेस्ट किया था, ये आलू के अंदर भी मंड उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये आलू में कहाँ से आया, जो पौधे के विभिन्न भाग हैं उनसे आकर के आलू में एकत्रित हो गया। इसी प्रकार पत्तियों में, पत्तियां जो होती हैं वो प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं, प्रकाश और एक पदार्थ हरे रंग की उपस्थिति में। इसको जो प्रक्रम है, इस पूरे प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब कि अंग्रेजी में कहेंगे फोटोसिंथेसिस, SYNTHESIS, फोटोसिंथेसिस। सही रखी है ना स्पेलिंग वर्ड को, देख लियो यार, थोड़ा अंग्रेजी की स्पेलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी ना मेरी। तो ये कह रहा है कि हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाए करें पदार्थ। ठीक है, अब क्या होता है, जब पौधे जो है भोजन बनाएंगे तो क्या होएगा कि इसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, और इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, पौधे जो होंगे, पौधे वो हरे रंग का एक पदार्थ की उपस्थिति में भोजन बनाएंगे। उसके बाद में क्या होगा, जल प्लस CO2 जो होगी, इसका इस्तेमाल उपयोग करते हैं पौधे, और इस पूरे प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, तो पौधों के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई पौधों के अंदर जो भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या करें, तो प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। ठीक है,
इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन O2 निष्कासित होती है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो सोखे रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाओ और वातावरण को बचाओ भैया। ठीक है, तो ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। जैसे कि अभी बताया कि जो इसने पौधों ने भोजन बनाया वो भोजन पत्तियों द्वारा अपने अंदर संग्रहित मतलब स्टोर कर लिया गया मंड के रूप में। ठीक है, अब तना पत्ती को जल पहुंचाता है। अभी आपने पढ़ा कि तना क्या करेगा, पत्ती को जल प्लस खनिज ये पहुंचाएगा। उसके बाद पत्ती जो होगी वो जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा वाष्पोत्सर्जन में निकल जाती है। ठीक है, और तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है यह कार्य जड़ें करती हैं। अब आगे हम जड़ के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या कहा कि जो तना होता है वो ज़मीन से पानी प्लस खनिज को खींचेगा, खनिज को खींच करके पत्तियों तक पहुंचाएगा या पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाएगा। उसके बाद पत्तियां जो होंगी, पत्तियां वो वाष्पोत्सर्जन का कार्य करेंगी, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, पत्तियां वाष्पोत्सर्जन का कार्य करेंगी प्लस मंड को एकत्रित करके रखेंगे अपने द्वारा। ठीक है, अब ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, तना ये काम कर रहा है, वाष्पोत्सर्जन ये काम कर रहा है, तना पानी को सोखेगा और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाएगा और पत्तियां उसका वाष्प। इन सब के पास, तना और पत्तियों के पास ये पानी या ये बाकी चीज़ें आई कहाँ से, कहाँ से आई बताइए? तो ये आई जड़ों से। जड़ उसका कार्य करती हैं। ठीक है, ये वाली जड़, ये इसके अंदर देखो जड़ दे रखी है। तो अब जड़ क्या काम करती हैं, ये क्या चीज़ होती हैं, आइए देखते हैं। जड़ जो पौधों के, ये कह रहा है पौधों का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर रह कर है, तो जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी के अंदर ही दबी रहती हैं। देखो ये कोई पौधा है, ऊपर देखता हूँ, ऊपर अभी मैंने सबसे ऊपर दिखाया था ना मैंने आपको, ये रहा ऊपर। तो ये कोई पौधा है, उसके नीचे ये जड़ें हैं। ठीक है, तो मिट्टी के अंदर जो भी खनिज पदार्थ होंगे, जो पानी होगा, वो जड़ें सोख लेंगी। जब जड़ें सोखेंगी तो तना, ये सोखने के बाद में तने को दे देंगी। तना क्या काम करेगा, उन्हें पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचा देगा, पत्तियों तक। और ये पत्तियां क्या काम करेंगी, ये पत्तियां वाष्पोत्सर्जन का कार्य करेंगी और मंड को एकत्र करने का कार्य करेंगी। ठीक है, तो इसने यही कही है कि जड़ें जो है पौधों का वह भाग जो मिट्टी के भीतर रहता है उसे जड़ें कहते हैं। ठीक है, आइए जड़ों के प्रकार और जड़ें क्या काम करती हैं वो थोड़ा आगे देखते हैं। इसने कहा 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची एवं जल, यह लीजिए। ठीक है, ले लिया जी। बगीचे से किसी खरपतवार, अब बगीचे से कोई एक पौधा जो है उखाड़ लाओ। ठीक है, उखाड़ लाए। अब हम ये जड़ क्यों पढ़ रहे हैं, एक तो जड़ होती क्या है और जड़ के काम क्या क्या होंगे, हम 2 चीज़ ये जानना चाह रहे हैं। तो पौधों को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। दूसरे, अब इसमें क्या किया इसने, जो ये पौधे हैं P1 P2 इससे डिनोट कर रहा हूँ। P मतलब प्लांट, पौधे 1, पौधे 2। इसको तो इसने नॉर्मली जड़ के साथ ही मट्टी में दबा दिया। और इस वाले पौधे में क्या किया, इसकी जो जड़ें हैं वो काट दी, फिर मट्टी में दबा दिया। ठीक है, दूसरे पौधे की जड़ों को काट दिया, फिर जाना उसे मट्टी में दबा दिया। एक हफ्ते बाद इसने क्या देखा भाई कि जो दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के महत्वपूर्ण कार्य के, अब देखो यहाँ से हमें जड़ का कार्य पता चलेगा कि जड़ का कार्य क्या होता है। हमने दोनों, एक पौधा लिया प्लांट 1 प्लांट 2, एक को तो हमने P1 को तो जड़ के साथ ही मिट्टी में दबा दिया और P2 की जड़ नहीं थी, P2 के जड़ों को काट दिया मिट्टी में। हमने इन्हें रेगुलर पानी दिया, अच्छी मिट्टी दी, अच्छी खाद दी। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कुछ दिनों बाद कि क्या रिजल्ट निकला, जड़ का प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, तो क्या दोनों की ग्रोथ एक जैसी होगी दोनों पौधों की? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें तो जड़ें हैं ही नहीं, इसमें तो सिर्फ तना है।
तो तना पानी को ऊपर तो ले जाएगा, लेकिन तने तक पानी लाने का कार्य तो जड़ करेंगी ना। ठीक है, तो ये जो जड़ है, जड़ वाला जो पौधा है वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर पाएगा, और ये जो दूसरा जिसमें जड़ नहीं थी वह पौधा बहुत ज़्यादा दिनों तक ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मक्का और चने, मक्का और चने के बीज लिए, थोड़ी सी रुई ले ली, थोड़ा सा कटोरी ले ली, थोड़ा सा जल ले ली। तो इससे हमें क्या पता चला? जड़ के कार्य, एक तो पानी को सोख कर तने तक पहुंचाना, एक तो कार्य ये हो गया जड़ का। दूसरा क्या कार्य हुआ? जब हमने मक्का और चने के बीज लिए, रुई ली, कटोरी ली, जल लिया। एक कटोरी में जो है चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने रखिए, जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए। तो इन्होंने क्या करा है कि भैया ये चने हो गए, ये मक्का वक्का हो गई, इसके दाने लिए और रुई पर रख दिए। तो देखो ये रुई को पर नमी रखी, तो इसने जो दाने थे इन्होंने जड़ पकड़ ली और वो रुई के अंदर धंस गई। अब जब हम इन्हें निकालेंगे ना तो ये निकलेंगी नहीं आसानी से। क्यों? इनकी जो जड़ें हैं वो रुई के अंदर फंसी पड़ी हैं, जकड़े हुए हैं। तो रुई को अगर हम मिट्टी समझें तो ये यही बताना चाह रहा है कि जो जड़ें हैं उनका काम एक तो पानी सोखने का होता है, प्लस जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़े रखती हैं, मिट्टी को जकड़े रखती हैं। ठीक है, तो इसने वही कहा। क्या नवोद भी सरलता से बाहर खींच पाई? एक्सपेरिमेंट इसने वो करा है कि मिट्टी की जगह हमने रुई ले ली और ये दाने ले लिए। तो जब ये जड़ें निकल आई तब हमने इस दानों को बाहर खींचा तो ये आसानी से नहीं निकले, इनकी जड़ें जो रुई थी उसमें इलझने लगी। ठीक है, तो इसने कहा कि पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाला पाते। क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि उसकी जड़ें जो हैं वो मिट्टी में मजबूती से जकड़े हुए हैं पौधों को। ठीक है, जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए या जकड़े हुए हैं। इन्हें मिट्टी में पौधों का स्थिरक मतलब कि एंकर कहा जाता है। ठीक है, एंकर कहा जाता है। तो अभी तक जड़ों के क्या काम देखे भैया हमने? जड़ का एक तो हो गया पानी को सोखना और एक हो गया जकड़ना, जकड़न प्रदान करना, स्थिरता प्रदान करना पौधों को, पेड़ पौधों को। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्रियाकलाप में आगे ध्यानपूर्वक आगे क्या कहता है। जड़ के प्रकार की तरफ यदि हम देखें तो जड़, सारे पौधों की जड़ें एक जैसी होती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे देखते हैं उसके बारे में क्या क्या इसने कहा है। ठीक है, इसने कहा है कि चने के पौधे की जड़ों को देखिए। क्या यह चित्र चने का पौधा, ये रहा भैया, इसकी जड़ देखो, ये जड़ निकली आई। ठीक है, और इसको जैसे आप लोग नॉर्मली भी देखते होंगे कि भाई जो रनिंग करते हैं, जो लोग पुलिस वुलिस की भर्ती मारते हैं, तो वो चने खाते हैं अक्सर। चने रात को भिगो कर रख दिए, सुबह को खाए या अगले दिन शाम तक, तो वो थोड़े से अंकुरित हो जाते हैं, उनके अंदर से सफ़ेद सफ़ेद सी जड़ें निकल जाती हैं। अंकुरित बोलते हैं कि भाई चने अंकुरित हो गए, तो वो अंकुरित मतलब उसके अंदर से ये सफ़ेद वाली जड़ें निकल जाया करें, यही मतलब है उसका। ठीक है, तो जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान कर खालिस्तान में। ठीक है, चने एवं मक्का की जड़ों में क्या समानता है? वे किस रूप से एक दूसरे से भिन्न हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि जो जड़ें हैं वो 2 प्रकार की होते हैं। क्या जड़ों के और भी प्रकार हो सकते हैं? आइए पता लगाएं। आप देखो, जड़ें, चने और मक्का की जड़ों में हमने देखा कि भाई क्या ये दोनों एक जैसी हैं या इनमें कुछ अलग अलग हैं? और सिर्फ इन दोनों में ही क्यों, और भी बथेरे पेड़ पौधे होते हैं। सबकी जड़ों का, सबकी तो संभव नहीं, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सबकी जड़ें एक समान होती हैं या अलग अलग होती हैं। इसके लिए हमें अलग अलग तरह के पौधों के जड़ों का विश्लेषण करना होगा। ठीक है, तो इसने आगे यही कहा है कि भाई जो खरपतवार मतलब छोटे मोटे जो पौधे होते हैं आपके बागीचे में, उन्हें उग रहे हैं, उन पौधों के मिट्टी खोद कर निकाल लीजिए, जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। तो पौधे खोद कर लाए, ये रे भैया पौधे खोद कर लाए, उनकी जड़ें देखी। ठीक है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ तो ये होगी भाई कुछ इसमें मतलब कोई भी कहीं पे भी निकल रहा है, इसमें कोई एक मुख्य जड़ नहीं है, इसमें सभी जड़ें मुख्य हैं। लेकिन आप मूसला जड़ में देखेंगे तो इसमें एक मुख्य जड़ आती है बीच में, फिर उसकी शाखाएं निकली होती हैं। ठीक है, सहायक जड़ें। तो मुख्य जड़ एक होती है बीच वाली, लेकिन जो रेशेदार है, रेशे मतलब रेशे टाइप के हो गए, कोई एक मुख्य जड़ नहीं होती। ठीक है, तो इसने यही कहा है कि खरपतवार से पौधे निकाल कर लाओ,
ये दोनों पौधे निकालना है, उनकी जड़ों का विश्लेषण करो। तो देखेंगे कि भाई उनकी जड़, मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं, जो मुख्य जड़ है ये वाली मुख्य जड़ मूसला जड़ कहते हैं, तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ मतलब कि लेटरल रूट कहते हैं। ये मुख्य जड़ हो गई और ये उसकी पार्श्व जड़ होगी, मतलब हेल्पिंग वाली जड़ कह लो, ठीक है। उसके बाद जिनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, उन्हें झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं, इन्हें फाइब्रस जड़ कहते हैं। देखो, एक तो हो गई ये वाली मूसला जड़, इसके अंदर एक मूसला मतलब एक मुख्य जड़ हो गई और अन्य इसकी सहायक या पार्श्व जड़ हो गई। और इसने ये जो दूसरे प्रकार की जड़ होती है, इसमें ये रेशेदार हो गई या इसको झकड़ा जड़, मतलब कि इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं है, सभी मुख्य हैं, ठीक है, तो इनको रेशेदार जड़ क्या करें, ठीक। अब इसने क्या किया कि समूह एक के पौधों की पत्तियों को देखें, इनका शिराविन्यास किस प्रकार का होगा, ठीक है। समूह बी के पौधों के शिराविन्यास, जो ये पौधे के ये शिराविन्यास जो हो रखा है, इस बारे में बात कर रहा है कि जो जड़ें हैं, मान लो ये वाला जो जड़ है, ये मूसला जड़, इसके जो पौधे की पत्तियां होंगी, इनका शिराविन्यास देखें, और ये जो रेशेदार जड़ है, इसके पौधों की पत्तियां, इनका शिराविन्यास देखें, कैसा प्रतीत होता है, वही इसने बोला है, ठीक है। आगे कह रहा है कि पौधे की पत्ती के शिराविन्यास एवं जड़ के जो जड़ का प्रकार है, उसमें एक रोचक बात है। आप देखेंगे कि जो शिराविन्यास था, उसके अंदर शिराविन्यास में भी आपने एक तो घास फूस थी जिसके अंदर समांतर शिराविन्यास था, और एक इस तरह की पत्ती थी जिसके अंदर शिराविन्यास कुछ ऐसे जालक रूप में फैला हुआ था, ठीक है। तो ये जालक रहेगा या पैरेलल रहेगा, समांतरी, किस बात पर निर्भर करता है, क्या उन पौधों की जड़ें समान होंगी या अलग अलग होंगी। तो ये जड़ और जो इसका शिराविन्यास है, ये इन दोनों में संबंध भी बता रहे हैं कि अलग अलग शिराविन्यास होगा तो अलग अलग जड़ें भी होंगी उनकी, ठीक है। आगे देखो, जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं, बिल्कुल सही बात है। तना जो होता है वो जल व खनिज को पत्ती व पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, ठीक है, अभी बताया था आपको। और जो पत्तियां होती हैं वो भोजन का संश्लेषित करती हैं और भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों तक संग्रहित हो जाता है, ठीक है। तो अभी बताया कि तना तो पोस्टमैन का काम करेगा भाई, इधर से उधर खनिज लवणों को लेके जाना, ठीक है। और जो हमारी पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ और फल वगैरह जो लगते हैं, वो एकत्र वहाँ संग्रहित होता है, वो मेमोरी का काम करते हैं एक तरह से, वहाँ पर वो चीज़ें संग्रहित होती हैं। इस प्रकार की कुछ जड़ें, ठीक है, ये और जो जड़ हो गई वो पानी का सोखती हैं, वो ज़मीन में से पानी को सोखती हैं, ठीक। अब कुछ आप देखेंगे, कहाँ थे हम, खनिज जो है पत्तियों पौधों के अन्य भागों तक पहुँचाता है, पत्तियाँ भोजन में संश्लेषित हो जाती हैं, यह भोजन तने से पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक हो गया था। इसके बाद इस प्रकार की कुछ जड़ों, जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, शकरकंद हो गया, शलजम और टेपियोका आदि को हम खाते हैं। आपने देखा हो जो गाजर हो गया, ठीक है, गाजर के बाद में एक आलू भी आता है, शलजम आती है, इस तरीके की ये कुछ ऐसे हैं जो ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर तो आप इनके पत्ते दिखाई देंगे, ठीक है, और ज़मीन के अंदर आपको इस तरीके से गाजर जैसी दिखाई देगी, और गाजर, मूली वगैरह, और इसमें ऐसे ऐसे रेशे से निकले हुए होंगे। तो ये मुख्य जड़ हो गई, ये इनके रेशे हो गए, और ये पत्ते हो गए। तो ये जड़ हुई तो हो गई बेसिकली, जो गाजर है, जो मूली है, ये जड़ ही तो हैं, और हम जड़ ही तो खाते हैं इन पौधों की, ठीक है। तो इसने यही कहा है कि कुछ जड़ें हम खाते हैं, मूली, शकरकंद, शलजम वगैरह, इन्हें हम खाए करें, ठीक है। हम पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित होता है, जैसे आलू हो गया, आलू में भोजन भंडारित होता है। अब आगे इसने क्या कही है कि भाई तना जो है, वो जो तना हो गया, तना, आप देखो ऊपर वाले फ़ोटो में ही आ जाते हैं, वही बढ़िया बना हुआ फ़ोटो, ठीक है। देखो ये जो फ़ोटो है, इस वाले फ़ोटो में आप देखेंगे कि ये जो ये तो हो गई जड़, ये हो गया तना। अब देखो तना जो है, पानी, जड़ ने सोखा पानी और वो तने ने इधर उधर पहुंचा दिया, तो ये तो दिशा इस तरफ रही ना सोखने की और गति की कि पानी नीचे से ऊपर की साइड तरफ।
तो ये कह रहा है कि जो तना है वो क्या यूनी डायरेक्शन काम करेगा है, क्या वो बाई डायरेक्शन हो गया, मतलब कि एक दिशा है दो दिशा। तने से पानी सिर्फ ऊपर ही जा सकता है क्या, नीचे आ सकता है या नहीं? एक ही दिशा में पानी का प्रवाह या खनिजों का प्रवाह कराएगा या दोनों दिशा में करवा सके? इसने ये बात कही आगे। कहाँ गया भाई, यहाँ थे ना, ये रहा, ठीक है यहीं थे, ठीक। तो इसने कहा हम पौधे के अन्य भाग को भी खाते हैं जो भोजन भंडारित करते हैं। फिर कह रहा है जो तना है, तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है। तने मतलब तने, ये जड़ है, ये तना है। पानी वानी इधर से ऊपर जाएगा तो उधर से नीचे भी आ सकता है। ये एक तरह से पाइप का कार्य करता है, पाइप, ठीक है। तने के कौन से पदार्थ ऊपर ले जाते हैं और कौन से नीचे की ओर आते हैं, ठीक है चलो आइए। तो इसने कहा कि जो तना है वो दो मार्गी की तरह काम करता है। अगला है पुष्प। थोड़ा सा पौधों के बारे में पढ़ लेते हैं, पौधों के बारे में जानते हैं क्या होता है पौधे, ठीक है। ये देखो, ये तो सब पहचानते ही होंगे, गुलाब का पौधा है। आपने देखा होगा गुलाब के पौधे की एक छोटी सी ऐसे डंडी सी ले आओ और इस डंडी से ही गुलाब का पौधा उग जाता है घर के अंदर, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है। ये कह रहा है कि गुलाब के पौधे के 3 आरेख दिखाए गए हैं, दिखा दिए हैं ना, ठीक है जी, देख लिया हमने। अब आप कौन सी स्थिति को भली भांति पहचान सकते हैं? ये तो होगी खाली डंडी, इसमें पत्ते निकल आए, इसमें फूल निकल आए, ठीक। अब कह रहा है पुष्पों का चयन करते समय गेंदा, सूरजमुखी अथवा गुलंदाउदी न लें, क्योंकि यह एक पुष्प नहीं बल्कि पुष्पों का गुच्छ है। तो आप ये चीज़, ये 3 फूलों के नाम याद रखना। MCQ इनका बन सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से क्या अलग है, मतलब विषम को छांटिए, ठीक है। तो ये 3 दे देगा, चौथा एक फूल दे देगा। तो इसके ये हो जाता कि भाई जो फूल नहीं है वो ये 3 हो गए और एक फूल हो गया। तो आप इन तीनों के नाम याद रखना, गेंदा, सूरजमुखी और गुलंदाउद। तो ये कह रहा है ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए गुलाब का फूल ले लो, उसका पौधा, इन तीनों का फूल मत लेना क्योंकि ये फूल नहीं है। इसने यही बात बोली है, ठीक है। अब कह रहा है पत्ती विहीन शाखा, पत्तियों के साथ शाखा, पत्ती व फूल के साथ शाखा। तो सॉरी, ठीक। आइए चलिए, इसने एक्टिविटी बताइए कि भाई पुष्प के साथ क्या क्या करना है। ये तो कली होगी, सबको पता है, ये खिला हुआ फूल हो गया, ये फूल की पंखड़ियाँ हो गई, ये पंखड़ियाँ होगी, और ये बाह्य दल, ये जो है ये बाह्य दल हो गया, ठीक। ये कह रहा है एक पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसी एक पौधे के 2 पुष्प, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, एक इनमें से किसी का भी एक फूल ले लें, एक ब्लेड ले लें, एक स्लाइडर ले लें, एक कागज ले लें, एक आवर्तक लेंस ले लें एवं जल ले लें, ठीक है। इसके बाद इसने कहा कि भाई खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा होता है? यह पुष्प की पंखुड़ियां हैं। ये पुष्प खिला नहीं है। जब खिलेगा कैसे पता चलेगा कि ये पुष्प खिला हुआ है? क्योंकि इसकी जो पंखुड़ियां हैं वो बाहर है, तो मुख्य भाग इसकी पंखुड़ियां ही तो हुई। तो खिले की हुए पुष्प का मुख्य भाग उसकी पंखुड़ियां मतलब पेटल्स होती हैं, ठीक है। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंगों की हो सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। सारे फूल लाल ही रंग के थोड़ी ना होते हैं। अभी गुलाब है, लाल ले लिया, गुलाब सफ़ेद भी होता होएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है आपके विचार में जो कलिका है, जब ये पंखुड़ियाँ जो थी इसकी खुली नहीं थी, ये खिला हुआ फूल नहीं था, ये इस तरीके से था कलिका के रूप में। तो इसने कहा कि जो कलिका है, कलिका के अंदर ये जो पत्तियाँ हैं, जो पंखुड़ियाँ हैं, वो कहाँ बंद रहती हैं? ये पंखुड़ी, ये बाह्य दल है, वो कहाँ बंद रहती हैं? कलिका प्रमुख भाग कौन सा है? आपने ध्यान दिया, इन्हें बाह्य दल कहते हैं। ये पंखुड़ियाँ अब तो खुल गए, खिल गया ये फूल। जब खिला नहीं था तब कुछ ऐसा था कली के रूप में। तो कली के रूप में ये पंखुड़ियाँ कहाँ बंद रहती हैं? बाह्य दल। ये देखो बाहर जो हरे रंग के पत्ते से दिखते हैं, इसको बाह्य दल बोलते हैं। ये रहा, इसके अंदर ही तो बंद रहती हैं ये कलियाँ, पंखुड़ियाँ, सॉरी, ये पंखुड़ियाँ इन बाह्य दलों के अंदर ही तो बंद रहती हैं, ठीक है। तो कली का प्रमुख भाग कौन सा हो गया? बाह्य दल। खिले हुए फूल का प्रमुख भाग कौन सा हो गया? पेटल्स, ठीक है। बाह्य दल को सेपल्स, क्या लिख रहा है यू,
SEPALS, सेपल्स। सेपल्स क्या कर रहा है, ठीक है। जो बाह्य दल है, जो जिसके अंदर ये पंखुड़ियाँ जो हैं वो रहती हैं कली के रूप में, तो उसको बाह्य दल कहते हैं। इसको अंग्रेजी में सेपल्स क्या करें, ठीक है। अब वगैरह बाह्य दल और पंखुड़ियों का भली भांति अवलोकन कीजिए, ठीक। कि भाई ये एक फूल ले लिया, कितने बाह्य दल हो गए, कैसे जुड़े हैं, स्वतंत्र हैं या किन रंगों के हैं, ये सब चीज़ें इसने कहा है। इनका विश्लेषण करके फिर इसने कहा है कि इस एक टेबल है इस तरीके के बनाओ, उसमें इन्हें लिखो, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। आगे क्या कह रही है भाई, विद्यालय अथवा किसी अन्य बागीचे में जाओ और पुष्पों का अध्ययन करो, प्रेक्षण को इस सारणी में लिखो। बिल्कुल लिख लेंगे जी, ठीक है। आगे देखो, पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकते हैं, बताओ भाई। जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब पंखुड़ी स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकें। ये पुष्प है, कोई फूल है, ये वाला फूल ले लो, हमें इसके अंदर वाले भाग को देखना है, और अभी तो इसके पास ये पत्तियां हैं, पंखुड़ियां हैं, ठीक है, तो अब तो देख नहीं पाएंगे। तो ये कह रहा है कि अंदर वाले भाग को देखने के लिए हमें इस पुष्प की पंखुड़ियां हटानी पड़ेंगी, इन्हें लंबाई में काटना पड़ेगा, ठीक है। तो लंबाई में काट कर आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। बिल्कुल हटा दिया, ठीक है। अब हमें इसके अंदर देखना, तो बाह्य दल ये हटा दिए। बाह्य दल क्या थे, जो कलियां होती हैं उनका प्रमुख भाग बाह्य दल होते हैं। जो पंखुड़ियां होती हैं वो किसी पुष्प की पंखुड़ियां पुष्प के खिलने से पहले उस बाह्य दल के अंदर ही स्टोर रहती हैं, ठीक है। ये बाह्य दल हो गया, इसकी ये पंखुड़ियाँ हो गई, ये पंखुड़ियाँ, तो ये जब कली होगा तो ये बाह्य दल के अंदर ही बंद रहती हैं। बाह्य दल हटेगा तो ये पंखुड़ियाँ खिल जाएंगी, ठीक है। तो इसने यही कही है कि भैया हमें इस पुष्प के अंदर का भाग देखना है, तो ये बाह्य दल भी हटा दो, पंखुड़ियों को भी हटा दो, ठीक है। फिर देखो क्या आता है। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए बाह्य दल पंखुड़ियों को हटा दिया। अब अपने पुष्प में देखिए, पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर को पहचान कीजिए। पुंकेसर मतलब कि स्टामेंस और स्त्री केसर मतलब कि पिस्टिल। स्टामेंस और पिस्टिल। स्टामेन, मैन मतलब मनुष्य, आदमी, पुरुष, पुरुष। तो ये कह रहा पुंकेसर मतलब कि पुरुष, और स्त्री केसर मतलब कि स्त्री, जो फीमेल पार्ट होगा उसको स्त्री केसर बोल दिया है, और जो मेल पार्ट होएगा उसे यानी पुंकेसर बोल दिया है, ठीक है। इन दोनों की पहचान करें। चलिए देखते हैं, थोड़ा आगे आके इनने फोटो में दिखा रखा है कि कौन सा पुंकेसर होगा और कौन सा स्त्री केसर होगा। देखिए ये वाला जो जब हमने काटा, इसकी पंखुड़ियाँ हटा दी और इसके बाह्य दल जो है उसे हटा दिया, तो देखो ये और ये तो हो गए पुंकेसर, इस और ये इसके ऊपर ये परागकोश हो गए। और स्त्री केस क्या हो गया, ये एक बीच में देखो, ये एक बीच में ये स्त्री है, स्त्री केसर। तो ऐसा हो गया ना कि भाई एक ही बीच में स्त्री है बेचारी, और ये चारों तरफ इसके पुंकेसर खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सेम चीज़ यही पुष्पों के अंदर भी होती है। तो पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं। देखो नीचे ये जो चीज़ है ना, ये पुंकेसर है, इन पुंकेसर को इसने नीचे यहाँ दिखाया हुआ है। देखो ये पुंकेसर है, पुंकेसर के भाग, पुंकेसर के कौन कौन से भाग होते हैं। पुंकेसर में दो भाग होते हैं, दो। पहला होता है परागकोश, ये रहा परागकोश, और दूसरा होता है तंतु, फिलामेंट, ये रहा फिलामेंट। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, एक मिनट, ठीक है। तो पुंकेसर के दो भाग होंगे, एक तो होगा परागकोश और दूसरा होगा तंतु मतलब कि फिलामेंट। परागकोश को एंथर बोलते हैं, ANTHER, एंथर। तो पुंकेसर के कितने भाग हुए, दो भाग। कौन कौन से, परागकोश और दूसरा हुआ तंतु, फिलामेंट। परागकोश देखो ऊपर ये जो टोपी सी इन्होंने पहन रखी है, ये परागकोश है, ठीक है। और ये टोपी जिसके सहारे खड़ी है वो हो गया तंतु, फिलामेंट, ठीक। ये तो हो गया पुंकेसर के भाग। स्त्री केसर आ जाओ, ये जो है देखो ये वाले फोटो में, ये बीच में ये स्त्री केसर है और इसके चारों माई ये पुरुष खड़े हैं, ठीक है। तो जो
फूल का स्त्री वाला भाग है वो ये है, स्त्री वाला भाग। तो स्त्री केसर के कितने भाग होंगे? अभी हमने देखा पुंकेसर के 2 भाग हुए। कौन कौन से हुए? परागकोश और फिलामेंट तंतु। स्त्री केसर के कौन से भाग हुए भाई? स्त्री केसर के 3 भाग हुए। स्त्री केसर में यह है अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये 3 भाग हुए स्त्री केसर के। भाई इन्हें अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता। इसे अंडाशय को तो ओवेरी कह देंगे, लिख रखा है ये देखो, ये रहा ओवेरी। बाकी वर्तिका और वर्तिकाग्र को क्या कहेंगे इसमें अनिश्चय होगा, नहीं तो मैं इसको शायद आप यार देख लेना, आगे से मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ये वाले जो चीज़ें हैं इनको अंग्रेजी में यहाँ लिख दिया करूँगा, जैसे ऊपर लिख रखी हैं। ठीक है, ये मुझे याद नहीं रहा। तो देखिए स्त्री केसर के 3 भाग हो गए, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। पुंकेसर के 2 भाग हो गए। पुंकेसर में एक तो हो गया या का परागकोश, एक हो गया का तंतु फिलामेंट। ठीक है, तो स्त्री केसर के बारे में देखते हैं। आपने पुष्प के स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाया। अब ये तो स्त्री केसर का बाहर वाला भाग हो गया कि भाई स्त्री केसर ये है। देखो फूल के अंदर ये बीच में एक स्त्री केसर होता है और इसके चारों तरफ इधर ऐसा 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 ये पुंकेसर खड़े रहते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर जो है परागकोश होता है, ये फिलामेंट होता है। ये स्त्री केसर का ऊपर वाला भाग हो गया, मिटा के बताता हूँ। स्त्री केसर का ऊपर वाला वर्तिकाग्र हो गया टोपी, इसके बीच वाला भाग हो गया वर्तिका, और इसका जो नीचे वाला भाग हो गया वो हो गया अंडाशय मतलब ओवेरी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। आप देखो ये अंडाशय, इसके संरचना हमें देखनी है इसके अंदर। तो कैसे देखेंगे? हमें इसे काटना पड़ेगा। कैसे काटेंगे? एक बार ऐसे काट देंगे, ठीक है, और एक बार ऐसे लंबा काट देंगे। तो इसने वही चीज़ यहाँ दिखा रखी है। देखो एक बार तो ऐसे लंबा काट दिया, ये रहा, और एक बार ऐसे सीधा सीधा काट दिया, ये रहा। तो इसके अंदर क्या है? अंडाशय की संरचना। यह स्त्री केसर का सबसे निचला और फूला हुआ भाग है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ेगा। अभी जैसे बताया कि भाई इसको काटेंगे फिर ही तो देखेंगे। ठीक है, तो इसने बताया अंडाशय का कर्तन। एक बार तो अंडाशय को इसको ऐसे काट दो सीधा सीधा, और एक बार इसको ऊपर से नीचे लंबाई में काट दो। ठीक है, तो इसने ये काट के दिखा रखा। अब देखो इसके अंदर क्या चीज़ है। इसके अंदर आपको देखो ये वाली जो संरचना है, ये वाली जो संरचना, इसी को बोलते हैं बीजांड। मतलब इसके अंदर ये छोटे छोटे दिख रहे होंगे, ये होते हैं बीज, फूल के बीज ये होते हैं। ठीक है, अंडाशय की जो अंडाशय काटा, इसे सूखने से बचाने के लिए इस पर कुछ पानी की बूंदें डालते रहो। उसने ये कहा है कि प्रत्येक काट पर जल की बूंदें रखिए। ठीक है, अब देखो लेंस की सहायता से जब हम इन्हें देखेंगे, ये बीज बहुत छोटे छोटे होंगे। भाई आप ये देखो ना, आप यहाँ देखो, कहाँ गया ये फूल है। ठीक है, ये एक बड़ा पूरा फूल है। ठीक है, फूल के अंदर ये तो होगी इसकी पंखड़ी, ये हो गया उसका बाह्यदल, ये हो गया उसका पुरुष के पुंकेसर। ठीक है, पुरुष, और ये बीच में स्त्री खड़ी है। ठीक है, तो देखो ये बहुत छोटे भाग होंगे। पुंकेसर जो है इसका पुरुष, इसके 2 पार्ट हो गए, परागकोश और तंतु। ठीक है, और ये जो स्त्री केसर है इसके 3 पार्ट हो गए, वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, अब इस जो ये स्त्री है इसके भी अंदर क्या चीज़ होगी उसको देखने के लिए इसको एक बार ऐसा काटा, एक बार ऐसा काटा, तो इसके अंदर आप देखेंगे छोटे छोटे से बीज दिखेंगे। उन्हें बीज, इस भाग को बीजांड बोलते हैं। ठीक है, बीजांड, बीज दिखेंगे। ठीक है, अब इन्हें देखने के लिए लेंस की सहायता से देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत छोटे हैं वो। तो आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक संरचना का अध्ययन करें और देखें कि भाई क्या चीज़ है भीतर। तो अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, इन्हें बीजांड कहते हैं। बीजांड मतलब ओविलस कहते हैं। ठीक है, अंडाशय के आंतरिक भागों को अपने नोटबुक में बनाए, चित्र बनाइए। ठीक है, फिर इसने यही बोला है कि बीजांड, इसके आगे इसने यही कहा है कि चित्र बनाइए, कोई जाके कोई पेड़ पौधा उठा कर लाइए पार्क से या किसी माली से पूछ लीजिए और उसका अध्ययन करें। जो ये एक्सपेरिमेंट बताया है इसने ऊपर, इसी के बारे में बोला है कि उसका अध्ययन करें सभी इसको। और ये जो फूल भी अलग अलग तरह के होंगे कि सभी फूलों में बाह्यदल, पंखुड़ी और पुंकेसर, स्त्री केसर ये चीज़ें पाई जाती हैं या नहीं,
तो इसने यही चीज़ें बताई हैं। अब ये आगे कह रहा है कि भाई सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती। ये तो वास्तविक है भाई, सारे जो फूल हैं वो एक जैसे थोड़ी ना होकर हैं, अलग अलग होकर हैं फूल, रंग अलग होता है, उनकी संरचना अलग होती है, ठीक है। तो विभिन्न पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर की संख्या में भी अंतर हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्यों क्यों अनुपस्थित हो सकते हैं? देखो, पुंकेसर और स्त्री केसर, केसर जो जनन होता है, जनन वो अलैंगिक और लैंगिक दो प्रकार से हमारा ये जनन होएगा, ठीक है। तो यही है कि कुछ में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं, कि किसी में सिर्फ स्त्री केसर पाया जाए या किसी में सिर्फ पुरुष केसर पाया जाए, ये चीज़ें हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। अपने पत्ती, तना, जड़ लक्षण, आगे क्या कह रहा है, ये चैप्टर ख़त्म हो गया मुझे लग रहा है, ठीक है। तो इसने यहाँ यही कहा है कि भाई आप जो फूल वगैरह देखेंगे तो अलग अलग तरह के फूल होते हैं, अलग रंगों के फूल होते हैं, उनके अंदर जो पाया जाता है पुंकेसर, स्त्री केसर और तना और पंखुड़ी और बाह्यदल वगैरह, ये सब चीज़ें, इनकी संख्या में भी अंतर हो सकता है, इनके जो आकार है उनमें भी अंतर हो सकता है, कुछ में सारे पार्ट मिल जाएंगे, कुछ में कुछ पार्ट मिसिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए आ जाए। इसने तो हमने इस पूरे चैप्टर में जो भी करा उसका सारांश, मतलब एक ब्रीफ इसने यहाँ दे रखा है, इसको एक बार देख लेते हैं। पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, उनके तने, शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। आपने देखा होगा शाख था, एक झाड़ी था, एक वृक्ष था, वृक्ष मतलब पेड़, ट्री, ठीक है। हर्ब्स, शब्स और ट्री, तो शाख के जो तना था वो मुलायम था, झाड़ी का थोड़ा कठोर था और इसका बहुत ज़्यादा कठोर था। इसकी जो शाखाएं थी पास पास में थी तने के और धरती के, और इसकी जो शाखाएं थी वृक्ष की वो बहुत ऊपर से पेड़ पौधे निकल रहे थे यहाँ में से, ठीक है। तना हो गए, तना, तने की बात कर रहे हैं। अब जो तना है, तना, तने पर पत्तियाँ, पुष्प और फल होते हैं, जो तने पर ही लगते हैं, पत्तियाँ, पुष्प और फूल। तने का काम क्या होता है भाई, ये भी बता दो। तने का काम होता है मतलब कि पोस्टमैन का एक तरह से, कि भाई जो पानी वगैरह जड़ों ने सोखा उसके साथ पानी प्लस खनिज है उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, यह तने का कार्य होता है। सामान्यतः पत्ती की बात करें, पत्ती में पर्णवृंत मतलब पेटियोल और फलक मतलब लैमिना पाया जाता है, ये नहीं, ठीक है। तो पर्णवृंत मतलब पेटियोल और फलक, आपने बताया था आपको, ये जैसे कोई पत्ती है, ये पत्ती, ठीक है, इसके अंदर ये जो चौड़ा वाला भाग है इसको बोलते हैं फलक, ठीक है। और पर्णवृंत होता है यहाँ, ये होता है पर्णवृंत, ठीक। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। जो ये शिराएं, ये बीच वाली मध्य शिरा मतलब कि मुख्य शिरा होगी, मध्य शिरा, उसके साथ ये शिरा का विन्यास दे रखा है। अब ये शिरा विन्यास भी दो तरह का उसने बताया था, एक तो जालक प्रारूपी और एक जो घास होती है जिसमें समांतर शिरा विन्यास होता है, ठीक है। तो शिरा विन्यास यह जालिका प्रारूपी अथवा समांतर हो सकता है, याद रखा हमने, ठीक है। उसके बाद आज्ञा कह रहा है कि पत्तियों का कार्य, एक तो वो वाष्पोत्सर्जन का कार्य करती हैं, एक दूसरा वाष्पोत्सर्जन मतलब जलवाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं। और क्या था, पत्तियों का कार्य था सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना, ठीक है। तो पत्तियां आ गई, पत्तियों का क्या कार्य था, पहला कार्य था वाष्पोत्सर्जन का और दूसरा कार्य था प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो प्रोसेस होगा, इससे भोजन का निर्माण करना और उसे स्टोर भी रखना मंड के रूप में, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद क्या कह रही है भाई, जड़ के बारे में देखो। जड़ें क्या है, जड़ के क्या कर रहे थे, एक तो जड़ें जल व खनिज पदार्थों का अवशोषण करती थी, मैंने बताया उनको जो मिट्टी है, जो धरती है, उसे सोखेंगी और तनों को दे देंगी, तना उनको फिर ले जा करके पौधे के विभिन्न भागों तक ले जाएगा तना, ठीक है। तो जड़ें क्या करेंगी, जल व खनिज पदार्थों का अवशोषण करें तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। जो पौधे हैं मिट्टी में पौधों को दृढ़ता से जमाए रखती हैं, ठीक है। इसके बाद जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की हुई करें भाई, जड़ों के प्रकार भी आगे। एक तो होगी मूसला जड़। मूसला जड़ में क्या पढ़ाता है, ये मूसला में बीच में एक मूसला जा रहा है, उसकी ये सहायक जड़ें हुई, ठीक है, इस तरीके। और एक होगी रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ में सभी जड़ें मुख्य होती हैं।
मूसला जड़ में तो बीच वाली जो मध्य वाली एक मुख्य जड़ होती है उसकी सहायक जड़ें या इनको पार्श्व जड़ बोला जाता है, और रेशेदार जड़ों में इनको जकड़ा जड़ भी बोल लेते हैं। इसमें सभी जड़ें मुख्य होती हैं, ठीक है। उसके बाद जालिका रूपी शिरा विन्यास। अब देखो ये जड़ें अलग अलग हैं, तो इनकी जो ऊपर पत्तियां होंगी उनके ऊपर जो शिरा विन्यास होगा वो भी तो अलग अलग होगा। तो उसने वही कहा, जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती हैं। जिसकी जालिका रूपी शिरा विन्यास होगा उसकी जड़ें मूसला जड़ होंगी, और जिसका समांतर शिरा विन्यास होगा उसकी जड़ें रेशेदार होंगी। रेशेदार ये वाली जड़ें जो जिसमें सभी जड़ें मुख्य हैं, इसका मतलब सभी लाइन पैरेलल हैं, ठीक है। और जिसमें एक मुख्य जड़ है तो उसमें रेशे में जो उसमें शिरा विन्यास होगा उसमें शिरा विन्यास में भी एक मुख्य शिरा होगी, ठीक है। तो इसने यही कही है कि भैया तने द्वारा जड़ों से पत्तियों और दूसरे भागों को जल व पत्तियों से भोजन पौधे अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तना क्या करेगा, तना ही पहुंचाएगा, पोस्टमैन का काम करेगा। फिर पुष्प की बात करते हैं, तो पुष्प के विभिन्न भागों के अंदर क्या क्या था, बाह्यदल था, पंखुड़ी था, पुंकेसर था और स्त्री केसर था। पुंकेसर के कौन कौन से वो थे, एक तो था तंतु, एक तो था